हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। पहले तो जून में ही होने वाला था बट ये कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। आईबीपीएस और आरबी क्लर्क पीओ सबके नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, तो मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि सब कोई जल्दी जल्दी से फॉर्म भर दो, क्योंकि तैयारी करने का फ़ायदा तभी है जब आपने फॉर्म भर रखा है। करेक्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कवर कर रहे थे। आप सबको पता है कि इंग्लिश तो है ही इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। तो प्रीवियस वीडियो में वी हैव डन प्रोनाउन एंड वो प्रोनाउन वी हैव कवर्ड स्टिल रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन तक हमने ये कवर कर लिया है। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हम सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, व्हाट इज दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक्चुअली पता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत रेयर आते हैं एंड हम सब जानते ही हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। बेसिक यूज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका होता है दिस, दैट, दीज एंड दोस। अब हम सब जानते हैं ना कि दिस जो होता है वो नियर बाय सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, दैट जो होता है वो फार अवे सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, दीज जो होता है वो नियर बाय प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं और दोस जो होता है वो फार अवे प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका यूसेज हम सब भली भांति जानते हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। एक छोटी सी बात है जो मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि बच्चे जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना वैसे ही आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। देयर इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एज वेल। Now, demonstrative adjectives are also this, that, these and those. Demonstrative adjective में this, that, these and those ही होते हैं। तो pronoun और adjective के बीच में difference क्या है? How will you identify कि इस sentence में ये जो this है ये pronoun की तरह से used है और इस sentence में ये जो this है वो adjective की तरह used है? How will you be able to identify that? So for that particular thing, it's very easy to identify. I'll just tell you how. If I say this is, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, this is my house, correct. If I say this house is mine, अगर हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, दोनों सेंटेंस तो डिफाइन यही करता है ना, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। मोर और लेस बोलने का तरीका अलग है बट दोनों बता एक ही चीज रहा है, करेक्ट। बच्चे एडजेक्टिव से हम क्या जानते हैं, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, करेक्ट। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है फर्स्ट क्लास में। सो एडजेक्टिव ऐसी चीज होती है जो डिस्क्राइब करती है नाउन और प्रोनाउन को। और प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जा सकता है किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू गाइस। नाउ हियर इफ यू सी दिस, ये दिस इज बिहेविंग हियर एज दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट, इज दिस वर्ब हियर, करेक्ट। बट इफ यू सी इन द सेकेंड सेंटेंस, अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हाउस आया हुआ है विच इज अ नाउन and this what this is doing here, this is pointing out a noun। ये घर उस पर्टिकुलर हाउस पे क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। तो बच्चे जहां पर दिस, दैट, दीज, दोस नाउन के जस्ट पहले यूज किए जाते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं और वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इजी वे टू आइडेंटिफाई, वर्ब के पहले यूज किए जाएंगे तो प्रोनाउन कहलाएंगे और नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाएंगे तो एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये तो हम सब जानते ही हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वी विल लर्न रिलेटिव प्रोनाउन। सो I'll just let you know something about relative pronoun। पहले रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कंसेप्ट को समझेंगे। What is this relative pronoun? Relative
नाम ही क्या डिफाइन कर रहा है? रिलेशन, है ना? ना ही जो नाम है रिलेटिव प्रोनाउन वही डिफाइन कर रहा है रिलेशन, रिलेशन डिफाइन करता होगा। सो आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल who, whom, whose, which। मोस्टली ये जो वर्ड्स हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा ये वर्ड्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, सिंपली 90% स्टूडेंट का आंसर आएगा कि मैम दीज वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है बच्चे, एकदम सही जवाब है कि हाँ ये वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज किए जाते हैं। बट कभी कभी ये वर्ड्स दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एज अ कंजंक्शन भी यूज किए जाते हैं। करेक्ट, ये वर्ड्स कभी कभी दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एज अ कंजंक्शन भी यूज किए जाते हैं। और जब ये वर्ड्स कंजंक्शन की तरह यूज किए जाते हैं तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अगर ये वर्ड्स कंजंक्शन के तरीके से यूज किए जाएंगे देन वी विल कॉल इट एज रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कंजंक्शन की तरह कैसे यूज होता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखकर मैं बता देती हूँ। दिस इज द गर्ल whom I saw in the market. Now what whom is doing? Whom is joining this sentence and this sentence. So whom here is what? Whom here is relative pronoun. Okay. So this is how relative pronoun works when these sentences are used as a conjunction. अब पॉइंट ये उठता है कि मैम हु कहाँ यूज करते हैं, whom कहाँ यूज करते हैं, whose कहाँ यूज करते हैं, which कहाँ यूज करते हैं। तो बच्चे who और whom जो ये दोनों वर्ड है ना, ये दोनों वर्ड सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। आप इसको नॉन लिविंग थिंग, या अगर यही होता ना कि दिस इज द बुक, तो आप whom नहीं यूज कर सकते थे। करेक्ट, ये दोनों वर्ड सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट which, तो which एक ऐसा वर्ड है जो आप पर्सन के लिए यूज नहीं करते। यू यूज which फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। अगेन देयर इज एक्सेप्शंस हैं बिल्कुल, बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि who और whom पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, which नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। बेटा एक और आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसको हम लोग कहते हैं that। ठीक है, और that भी कंजंक्शन की तरह यूज किए जाता है। तो ये जो that वर्ड होता है ना बच्चे, ये आपका पर्सन के तरीके से भी यूज किया जाता है, इसको आप एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। that जो वर्ड है वो किसी भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं एंड इट साउंड्स परफेक्ट। ओके, नाउ डेफिनेटली who और whom पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और आप that को भी पर्सन के लिए यूज कर रहे हो, तो देयर विल बी सर्टेन डिफरेंस जहां पर आप that यूज कर सकते हो और who और whom यूज कर सकते हो। दिस वी विल टॉक इन लेटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल who और whom दोनों पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, तो who कहाँ लगेगा और whom कहाँ लगेगा? बेटा who जो होता है ना, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। who is what we call as subject of the sentence and whom is what we call as object of the sentence। who subject of the sentence कहलाता है और whom जो है वो object of the sentence कहलाता है। now who को हम subject of the sentence क्यों कहते हैं, whom को हम object of the sentence क्यों कहते हैं? आप who से कभी भी कोई सवाल पूछिए, who wrote the Ramayana? Valmiki wrote the Ramayana। now the answer of who lies where? in subject। okay, whom have you invited in the party? I have invited my friends in the party। now where the answer lies? in the object। आप अगर who और whom से कोई सवाल पूछ रहे हैं ना, तो who का आंसर हमेशा subject of the sentence होगा और whom का आंसर हमेशा object of the sentence होगा। तो who हमेशा subject of the sentence के तरीके से यूज किए जाते हैं और who हमेशा object of the sentence के तरीके से यूज किए जाते हैं, which makes one idea very clear।
अगर आप हु को सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह यूज कर रहे हो और हु को ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तरीके से यूज कर रहे हो, तो एक आइडिया यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया। वो आइडिया ये है कि हु चूंकि सब्जेक्ट है, हम उसके बाद लाइक इफ आई से she is the woman who has been invited in the party. ये वो लड़की है जिसको पार्टी में बुलाया गया है, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द गर्ल whom I saw in the market. These two sentences I have written here. Okay. Now, देखो यहाँ पर who क्या है? Who है subject of the sentence. और subject के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं? Subject के बाद हम हमेशा verb लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि who के बाद हमेशा verb आएगा। यहाँ पर whom क्या है? whom है object of the sentence. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया तो दूसरा सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। मतलब whom के बाद जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और who के बाद जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो वर्ब से स्टार्ट होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। और एक चीज रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड मैं बता देती हूँ, जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक रूल है कि बेटा ये जो वर्ब आता है या ये जो सब्जेक्ट आता है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। लाइक हु के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ वर्ब लगा नहीं सकते हो, तो किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लगाओगे, तो बेटा वो आप कभी भी इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, वो इसके अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। लेकिन एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हमेशा आपका सब्जेक्ट लगेगा। दैट मीन्स ये जो वुमन है, यहाँ पर अगर यही होता शी इज वन ऑफ दी वुमन, अगर ये होता है शी इज वन ऑफ दी वुमन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हु हैव बीन, है ना। अगर ये एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जब भी दो सेंटेंसेस कनेक्ट होते हैं तो वर्ब जो होता है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ओके, इस पे बहुत क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चूंकि अभी आपने बेसिक समझ लिया, पहला क्या है कि हु और whom पर्सन के लिए यूज किया जाता है, हु सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, whom ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, which आप एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज द वर्ड व्हिच यू कैन यूज फॉर एनिमल, पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग आल्सो। ओके, एंड हु और whom या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब या सब्जेक्ट आता है वो ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। So this is the basic concept that we have studied till now. After that, we'll just go through certain questions. I have written here, we'll go through these questions first. The girl who stole your phone is outside. Is this sentence correct? The girl who stole your phone is outside. Okay, so this sentence is correct or not? You guys can stop this video and solve these sentence, and then I'll let you know the answers. Okay, so first is, ये मैंने आपको बता दिया, who जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह आता है, पर्सन को डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह आता है, पर्सन डिफाइन करता है, एनिमल नॉन लिविंग थिंग के लिए, पर्सन एनिमल नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। दिस वी हैव स्टडी। ओके, The girl who stole your phone is outside. Girl है, who लगा हुआ है, person के लिए who आता है, this is correct. Okay, यहाँ पर verb आया हुआ है तो ये sentence बिल्कुल हमारे हिसाब से correct है। इसका आंसर होगा no error. And atheist is a man who has no invisible means of transport. Again,
मैन के लिए आ रहा है, यहाँ पर वर्ब आया हुआ है तो हम who यूज कर सकते हैं. मैन इज सिंगुलर सो वी कैन यूज सिंगुलर वर्ब हियर. दिस सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट. दिस इज द कार विच आई हैव बॉट लास्ट वीक. बिल्कुल सही है ना. विच है, नॉन लिविंग थिंग है, हम यूज कर सकते हैं. दिस इज आल्सो करेक्ट. The boy whom I met yesterday was in the party. Again, whom person के लिए आता है, उसके बाद subject है. This sentence is also correct. The man whose friend attended the party is a very good player. बेटा whose जो word होता है ना, अगर आपको कभी भी किसी भी sentence में ये feel हो कि आपको possessive case लगाना है who का, possessive case लगाना है who का, आप किसी भी चीज पे possession define करना चाहते हैं कि the man whose friend attended the party is a very good player. जिसका friend, उस friend के ऊपर उस man का हम possession define कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम कोई possession define करना हो तो whose हम use करते हैं for person only. ठीक है. Rahul is a wise man whom everybody thinks is working for the welfare of a society. Again, इस sentence को ध्यान से देखो. Rahul is a wise man whom everybody thinks is working for the welfare of the society. अगर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, whom करेक्ट होना चाहिए. बट बच्चे this sentence is not at all correct. This sentence is not at all correct. Why? What is error in this sentence? This sentence contains error because ये everybody thinks को अगर आप हटा दो, just omit it from here. Rahul is a wise man who is working for the welfare of the society. यहाँ पर is है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, who लगाओगे. ठीक है. राहुल आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है. ठीक है. is वर्ब जो है वो राहुल के लिए आया हुआ है. everybody आपका सेकेंड सब्जेक्ट है. things जो है वो everybody के लिए आया हुआ है. बेटा यहाँ पर तीसरा वर्ब है, there is a third verb, but there is no subject for this verb available in the sentence. इस वर्ब के लिए कोई भी सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर काट के, ऑब्जेक्ट को काट के हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है who. बेटा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जहां पर एक से दो से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं. तो ये एक छोटा सा पार्ट ऑफ सेंटेंस एवरीबडी थिंग्स को बीच में इंक्लूड किया गया है. बट एक्चुअली सेंटेंसेस राहुल इज अ वाइज मैन हु इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अब यहाँ पे एवरीबडी थिंग्स एक सब्जेक्ट अगर वर्ब के साथ आ गया है तो वो कोई मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा है. तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे तो आपने ये नोटिस करना है कि क्या एंटीसीडेंट जो आपका क्या रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वर्ब अवेलेबल है सेंटेंस में. अगर वर्ब अवेलेबल है सेंटेंस में तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट यूज करेंगे. अगर वर्ब अवेलेबल नहीं है सेंटेंस में तभी आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट दैट इज whom यूज करेंगे, एज देयर विल ऑलवेज बी अ सब्जेक्ट. जैसे कि उसके बाद वाला सेंटेंस देखो, सेम सेंटेंस है. शी इज अ वेरी इनोसेंट गर्ल whom he supported has won the competition. Again यहाँ पर he supported जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एडिशनल है. और यहाँ पर इस has के लिए हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर whom को काट कर यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे. आई होप दिस इज क्लियर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगर किसी को समझ में नहीं आया है बच्चे तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं इस पे अलग से एक वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस इज द सेम कार्ड दैट आई हैव बॉट लास्ट वीक. बच्चे जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सेम, ओनली, है ना, लिटिल ऐसे वर्ड्स यूज हो जाएं तो उसके साथ आप हमेशा डैट यूज करते हो, नो मैटर वट एवर इज दी सब्जेक्ट. मतलब यहाँ पर एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, एनिमल है, आपको उससे बॉदर्ड ही नहीं होना है. अगर आप देखो दिस इज द सेम कार, तो आप देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है ना, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है एंड दैट वर्ड इज सेम. और अगर जब भी सेम वर्ड आ जाता है दोनों सेंटेंस में तो आप उसके साथ दैट यूज कर सकते हो. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस दीज टू सेंटेंसेस आर करेक्ट. लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि हु, विच, ये सब रिप्लेस होता है, कभी भी whom रिप्लेस नहीं होता. तो बच्चे whom रिप्लेस नहीं होगा, whom एज इट इज रहेगा, लेकिन who, which,
whose ये सब सेंटेंस में होगा तो उसको आप लोग that से रिप्लेस करोगे अगर उस सेंटेंस में सेम, ओनली, लिटिल जैसे वर्ड हैं तो। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा सो डैट कि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट है तो बच्चे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ दैट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन गाइस। एंड अगर आप इंग्लिश के लिए SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क इन सब की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश के लिए कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे न्यू बैच की डिटेल्स है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।